हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम वक्त। फ्रेंड्स, मैं करुणाकर आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, पॉलिटी की इस वीडियो में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक विशेषताओं को देखेंगे और साथ ही जो हमारे संविधान की आलोचनाएं हुई है उन्हें भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बैकग्राउंड और बेसिक्स का ये लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग भारतीय संविधान के एक एक भाग को देखेंगे और उससे संबंधित जहाँ पे जो अनुच्छेद है, जो विषय है, उसको साथ ही साथ डील कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लीट वीडियो को देखना चाहते हैं तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे जैसे वीडियो अपलोड होता जाएगा आपको साथ ही साथ नोटिफिकेशन मिलता जाएगा और आप देख सकेंगे। फिलहाल आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, विशेषता के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो कि विशेषण शब्द से बना है। और विशेषण का मतलब होता है वैसा शब्द जो किसी चीज़ के बारे में कुछ कहे, उसके गुण को, उसके दोष को बताए। आप ये भी जानते होंगे कि विशेषता कई प्रकार की होती है। जैसे आप हिंदी में भी पढ़े होंगे, अंग्रेजी ग्रामर में भी पढ़े होंगे, 8 तरह के विशेषण होते हैं। तो उसी तरह से अगर मनुष्य में भी देखें तो कुछ संरचनात्मक विशेषता होता है, कुछ उसका मोरल एथिकल यानी नैतिक विशेषता होता है। जैसे मान के चलिए कोई लंबा है, चौड़ा है, काला है, गोरा है, ये सब व्यक्ति का संरचनात्मक विशेषता है। वहीं पे अगर कोई आदमी जल्दी गुस्सा होता है, कोई शांत स्वभाव का, जो कोई कम बोलता है, कोई कैरेक्टरलेस है, तो ये सब जो होता है, ये सब होता है उसका इथिकल वर्चू यानी इथिकल विशेषता, इथिकल फीचर। तो उसी तरह से हमारे भारतीय संविधान की अलग अलग विशेषताएं हैं। आइए हम सभी विशेषताओं को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला इसमें बात आता है सबसे बड़ा लिखित संविधान। ये संरचनात्मक विशेषता है। हमारे भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। पहले तो ये वर्ड आ गया लिखित संविधान। अब लिखित संविधान का मतलब क्या होता है? यानी अलिखित भी संविधान होता होगा। हाँ, लिखित भी संविधान होता है। संविधान दो तरह के होते हैं, लिखित और अलिखित। तो हमारे देश का जो संविधान है ये लिखित संविधान है। लिखित संविधान का मतलब होता है कि इसका प्रोविजन लिखा रहता है और जो भी हमारे देश में एक्ट बनेंगे, कानून बनेंगे, वो सब हमारे संविधान की में जो प्रोविजन किए गए, जो लिखे गए हैं, उनके परिधि के अंदर में ही बनेंगे। वहीं पे एक अलिखित संविधान होता है। अलिखित संविधान का मतलब ये कतई नहीं होता है कि कहीं पे उसका नोटिंग नहीं है या फिर डिजिटल मीन्स में रखा गया, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें क्या होता है, तो उसमें सभी प्रोविजन जो है अपनी दूरदर्शिता के आधार पर लिख करके एक ही बार में नहीं रख लिए जाते, बल्कि जब जरूरत पड़ता रहता है, जब स्थिति परिस्थिति वैसी आती रहती है, तो उसमें एडिशन होते चला जाता है। जबकि हमारे संविधान में क्या है कि हमारे संविधान में संशोधन होता रहता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए, तो हमारे भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, ये सब लिखित संविधान है। वहीं पे ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। दोस्तों, यहाँ पे मैं हर एक विशेषताओं को कंपैरेटिवली बताऊंगा, दूसरे देशों के संविधान से कंपैरिजन करके, तभी ताकि समझने में आसानी होगी। बिना दूसरे देश के कंपैरिजन किए हुए आप समझ ही नहीं सकते इस टॉपिक को। तो एक तो बात होगी लिखित संविधान की, और दूसरी बात आती है सबसे बड़ा संविधान। हाँ, हमारा भारत का संविधान जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान है, यानी इससे बड़ा संविधान कहीं का नहीं। जैसे अमेरिका के संविधान को आप देख लीजिए तो मात्र 7 अनुच्छेद है, जबकि हमारे संविधान में जो मूल रूप से बना था उसी समय 395 अनुच्छेद थे। अभी तो वर्तमान समय में ये भी फिगर गलत है, 500 के आसपास पहुंच चुके हैं। अनुसूचियों की बात करें तो मूल संविधान में 8 थे और अभी 12 अनुसूचियां हैं। और भाग भी बोले तो भाग टोटल 22 थे मूल संविधान में, और अभी 25 भाग हो चुके हैं। तो इस तरह से हमारा जो संविधान है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और इसका बड़ा होने का भी कारण है, जैसे हमारे भारत का भौगोलिक स्थिति, किस तरह से भौगोलिक विस्तार है, अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र है। कहीं पे देखेंगे आपकी तटीय एरिया है, कोस्टल एरिया है, कहीं पे लैंडलॉक्ड इलाका है। तो सब जगह के प्रशासन को एक जगह एक जैसे नहीं चलाया जा सकता, तो सबके लिए अलग अलग प्रावधान करने पड़े। दूसरी बात, हमारे देश में बहुत ज़्यादा विविधता है, भाषाई विविधता, जातीय विविधता, धार्मिक विविधता, कल्चरल विविधता। तो इस सब के वजह से भी हर एक अलग अलग एरिया के लिए, प्रशासन के लिए अलग अलग व्यवस्था किया गया। उदाहरण के तौर पे आप भाग 10 को और भाग 16 को देख सकते हैं। ये दोनों अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन और उसके उन्नति प्रगति से रिलेटेड है। इसी तरह से अनुसूची भी देखें तो अनुसूची 5 और 6 जो है, ये दोनों भारत के कुछ विशेष अनुसूचित जाति जनजातीय क्षेत्रों से रिलेटेड है। तो इसी तरह की और भी जो विविधताएं हैं, उन सब में एक ऐसे सूत्र में पिरो करके विविधता में एकता स्थापित करने के लिए हमारे संविधान में इतने अधिक प्रोविजन करने पड़े, जिसकी वजह से हमारे संविधान एक बहुत बड़ा संविधान बन गया। और इस तरह से ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान हो गया। चलिए अगले विशेषता को देख लेते हैं। दूसरी बात है संविधान के स्रोत। तो संविधान के स्रोत जो आप जानते होंगे कि हमारे संविधान में बहुत सारे प्रोविजन विदेशों से लिए गए थे। एक तो इंटरनल सोर्सेज था, जो कि हमारा 1935 का जो अधिनियम है, वो वहाँ से लगभग हम लोग 250 अनुच्छेद डायरेक्ट उठा लिए। और उसके अलावा हम लोग बहुत सारे देशों से, अलग अलग देशों से अलग अलग प्रावधान लिए। जैसे आप देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो DPSP, वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संघीय शासन व्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। संसदीय प्रणाली अपने ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। ये ऐसे मैं संविधान के विदेशी स्रोत के वीडियो में अलग अलग बताया भी हूँ। तो इस तरह से बहुत सारे जो प्रोविजंस है वो अलग अलग देशों से लिए गए हैं। और इसका कारण यह था कि जब संविधान बनाया जा रहा था तो उस समय टारगेट था कि भविष्य में उत्पन्न होने वाली जितनी भी परिस्थितियां होंगी, उन सभी परिस्थितियों में हमारा संविधान एकदम फिट बैठे, सब परिस्थितियों को से निपटने के लिए हमारा संविधान काबिल हो। और आप ये भी बात जानते हैं कि कोई भी परिस्थिति किस तरह से आ सकती है, किस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है, उसका आईना हमें इतिहास दिखाता है। तो जो घटनाएं हमारे यहाँ घटी थी उसके बारे में तो हम लोग ऑलरेडी बाहरी प्रोविजंस को देख करके डायरेक्ट थोड़ा बहुत संशोधन करके ले लिए 1935 से। लेकिन जो प्रोविजन हमारे यहाँ, जो घटनाएं हमारे यहाँ नहीं घटी थी, जो घटनाएं बाहर होती थी, जैसे आज भी आप देखेंगे अमेरिका में भी रंग भेद का बवाल हो रहा है।
तो रंगभेद हमारे यहाँ, जबकि कहीं अब ऐसा सुनने को नहीं आता जल्दी कि रंगभेद हुआ है, लेकिन फिर भी हमने अपने संविधान में रंगभेद के खिलाफ प्रोविजंस कर रखे हैं। तो ये सब चीज़ जहाँ जो घटनाएं घटी थी उस हिसाब से वहाँ का संविधान बना था, और उसी से हम लोग देखें कि हमारे देश में भी ऐसा कभी हो सकता है, तो उस हिसाब से हम लोग प्रोविजन ले लिए, और यही कारण है कि हमारा संविधान इतना व्यापक हो सका है। चलिए अगला गुण को देखते हैं। नेक्स्ट विशेषता है नम्यता और अनम्यता का अनूठा मिश्रण। अगर इसको साधारण हिंदी में बोले तो नम्यता का मतलब हुआ लचीला और अनम्यता का मतलब हुआ कठोर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे संविधान को इतना लचीला बनाया गया कि कोई प्रोविजंस अगर अभी के परिस्थिति के हिसाब से फिट नहीं बैठता तो उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। और वहीं पे अनम्यता का मतलब होता है कि इतना कठोर भी बनाया गया है जो इतना आसानी से उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। जी हाँ, हमारे संविधान का दोनों तरह का नेचर है, ये लचीला भी है और कठोर भी है। कुछ ऐसे प्रोविजंस है जिसको आसानी से संशोधित किया जा सकता है, और कुछ ऐसे प्रोविजंस है जिसमें संशोधन के लिए एक स्पेशल तरीका का जरूरत पड़ता है। अब देखेंगे आगे चल करके भाग 20 में जब संविधान संशोधन हम पढ़ेंगे उस समय है कि संविधान को संशोधन का 2 स्पेशल प्रक्रिया बताया गया। एक तो विशेष बहुमत यानी 2/3 जो मेंबर्स होते हैं उसका वोट, और दूसरा रहता है कि 2/3 यानी विशेष बहुमत और प्लस आधे से अधिक राज्यों का कॉन्सेंस। यानी आप देखेंगे जीएसटी से रिलेटेड जब प्रोविजन किया जा रहा था, अब भाग 12 में है, तो उसमें क्या था कि संसद के विशेष बहुमत के अलावा भी राज्य आधे से अधिक राज्यों का कंसेंस वहां होना जरूरी था, उनका सहमति होना जरूरी था, और वही सहमति नहीं बन पा रही थी जिसकी वजह से इतना देर लगा था जीएसटी को पारित होने में। तो इस तरह से संविधान को ऐसा बनाया गया है कि कुछ जो नॉर्मल प्रोविजन है उसको आसानी से हटाया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है, और वही कुछ ऐसे प्रोविजंस भी है जिसको आसानी से संशोधित नहीं किया जा सकता, जैसे मौलिक अधिकार भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये भी हमारे संविधान का गुण है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ ही संघीय व्यवस्था। तो आपको पहले तो ये एकात्मकता भी समझना पड़ेगा और संघीय व्यवस्था भी समझना पड़ेगा। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम, और संघीय को बोलते हैं फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि हमारा भारत जो है राज्यों का संघ है, यानी सभी राज्य का अपना अपना सेल्फ गवर्नमेंट भी है, और हमारे देश का मतलब केंद्र में एक अलग गवर्नमेंट है। वहीं पे यूनिटरी का मतलब होता है कि केंद्र में गवर्नमेंट होगा और केंद्र के इशारों पर राज काम करेगा। जैसे आप पहले देखोगे जो हमारा ब्रिटिश इंडिया था उस समय क्या था कि एक गवर्नर जनरल होते थे सेंटर में, और उन्हीं के सभी स्टेट में गवर्नर्स होते थे जो उनके इशारों पे काम करता था। और यही सिस्टम अभी भी ब्रिटेन में लागू, यानी कि वहाँ का गवर्नमेंट अभी भी यूनिटरी सिस्टम पे चलता है, यानी वहाँ का गवर्नमेंट अभी भी एकात्मक है। अभी भी वहाँ पे केंद्र में सरकार होता है और केंद्र सरकार के डायरेक्शन पे वहाँ के गवर्नर्स अलग अलग स्टेट में शासन करते हैं। वहीं पे आप अमेरिका को देख ली तो अमेरिका में संघीय व्यवस्था, यानी वहाँ के हर एक स्टेट इंडिपेंडेंट है, वहाँ पे हर एक स्टेट में अपना गवर्नमेंट होता है। कनाडा में भी इसी तरह की व्यवस्था और दक्षिण अफ्रीका में भी इसी तरह की व्यवस्था। लेकिन हमारे देश में संघीय व्यवस्था के साथ साथ थोड़ा थोड़ा एकात्मकता का भी गुण है, क्योंकि आप देखेंगे कि हमारे देश में सीएम तो होता है, मुख्यमंत्री होते हैं, उसके अलावा भी हमारे देश में गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है। यानी गवर्नर का जो कॉन्सेप्ट है वो एकात्मकता को दिखाता है। अपना सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना प्रतिनिधि स्टेट में नियुक्त कर रही है, यानी हमारे यहाँ दोनों गुण पाया जाता है, मिक्स्ड सिस्टम है। अगर संघवाद का और एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, संविधान की कठोरता भी इसी का उदाहरण है, क्योंकि संविधान में अगर कुछ संशोधन चाहिए, कुछ ऐसे प्रोविजन सब्जेक्ट्स हैं जिसमें राज्यों के सहमति की आवश्यकता होती है। चलिए अगले गुण को देखते हैं। अगला है सरकार का संसदीय स्वरूप। संसदीय स्वरूप का मतलब होता है कि जैसे हमारे यहाँ मंत्रिमंडल होता है केंद्र में कार्यकारिणी में, और 2 सदनीय विधायिका होता है लोकसभा राज्यसभा, इसी तरह से स्टेट में भी है हमारे यहाँ। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ जब हम संसदीय यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम का बात करें तो दूसरा और किस तरह का गवर्नमेंट होता है इस मामले में। तो इस मामले में एक गवर्नमेंट होता है प्रेसिडेंशियल, आप अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पढ़ रहे जानते होंगे। जैसे आप अमेरिका में देख लीजिए, अमेरिका में क्या है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। वहाँ क्या होता है कि जो सरकार का प्रमुख होता है और राष्ट्र का प्रमुख होता है वो एक ही व्यक्ति होता है, यानी वहाँ के जो राष्ट्रपति होंगे वहीं वहाँ के कार्यकारी प्रधान और संवैधानिक प्रधान दोनों होंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि सरकार का प्रमुख तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन राष्ट्र का प्रमुख कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं। दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यहाँ पे अभी देखें फेडरल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम, ये सब जो है प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर वर्गीकरण है। तो फिलहाल तो हम लोगों ने देख लिया संसदीय स्वरूप को। चलिए अगला गुण देखते हैं। अगला है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। एकीकृत का मतलब हुआ कि हमारा यह यूनिटरी सिस्टम है वो जुडिशियरी का, यानी एक ही सुप्रीम कोर्ट सबसे पीक पे रहता है। अगर ऐसे आप ग्राफ में देख ले तो सबसे पीक में रहता है सुप्रीम कोर्ट, सेकेंड स्तर पे हाई कोर्ट जो कि हर एक स्टेट में रहता है, और थर्ड स्तर पे रहता है उसके अधीनस्थ न्यायालय। लेकिन सबसे पीक पे जो है सुप्रीम कोर्ट है। उसे किसी भी राज्य के कार्यपालिका या फिर विधायिका से कोई मतलब नहीं, वो अपना काम करेगी अपने हिसाब से। और हर जगह असेंडिंग ऑर्डर में एक दूसरे का कंट्रोल रहेगा। जैसे अधीनस्थ न्याय पे हाई कोर्ट का कंट्रोल रहेगा और हाई कोर्ट सब पे सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल रहेगा। वहीं पे आप स्टेट में क्या देखे थे कि
जैसे अलग अलग स्टेट का मुख्यमंत्री है तो वो संघ के नीचे आता है जरूर, प्रधानमंत्री के नीचे वो लोग आते हैं वरीयता अनुक्रम में, लेकिन उन लोगों में एक सामंजस्य होता है। ऐसा नहीं कि उसके नीचे उसका काम करना मजबूरी है, लेकिन यहाँ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट सब पे कमांड करता है। तो ये हो गया इसका यूनिटरी प्रॉपर्टी है। वहीं पे स्वतंत्र न्यायपालिका यानी इसको कभी भी किसी सरकार के अंदर में चाहे किसी तरह का सरकार का दबाव में इसको काम करने का आवश्यकता नहीं। और इसी विचार से जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं या न्यायिक अधिकारी होते हैं उन लोगों को वेतन और भत्ता भारत के संचित निधि से देने का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे भी कुछ और छोटे छोटे गुण है, सभी को देख लेते हैं। अगला है एक तो संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। इसका क्या मतलब हुआ? तो देखिए जैसे संसद को संप्रभु बनाया गया, यानी संसद संविधान में किसी तरह का भी संशोधन कर सकता है, किसी तरह का कानून बना सकता है, लेकिन वहीं पे न्यायिक सर्वोच्चता का मतलब है कि न्याय, जैसे आप जुडिशियरी को देखेंगे कि जुडिशियल रिव्यू का पावर दे दिया गया है, यानी संसद में जो कानून बनेगा उसे न्यायालय को अधिकार है कि वो जुडिशियल रिव्यू करेगा कि ये संविधान के हर एक पायदानों पर खरा उतरता है या नहीं। यानी एक तरफ तो आप देखेंगे लगेगा कि जुडिशरी को ज़्यादा पावर दे दिया गया है कि संसद के बनाए हुए कानून को रिव्यू कर सकता है, लेकिन दूसरी ओर फिर आप देखेंगे कि अगर न्यायपालिका से रिलेटेड भी कोई प्रोविजन होगा उसे संसद को अधिकार दे दिया गया है कि वो उसे संशोधित कर सकता है। तो इस तरह से क्या है कि संसद के संप्रभुता में और न्यायिक सर्वोच्चता में एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है। अगली विशेषता है मौलिक अधिकार। हमारे संविधान में व्यक्तियों को उसके व्यक्तित्व के विकास करने के लिए कुछ मौलिक अधिकारों की बात की गई है। संविधान के भाग 3 में कुल 6 मौलिक अधिकारों की बात की गई है। पहले 7 थे लेकिन अभी 6 है। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, उसे अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। तो इन सब चीज़ों को जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे किस तरह से स्वतंत्रता के अधिकार, समानता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इन सब चीज़ों की बात की गई है। फिलहाल हम लोग अगली विशेषता को देखते हैं। अगली विशेषता राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ये भी हमारे देश के संविधान का अनोखा गुण है कि हमारे देश का जो संविधान है वह राज्य को और सरकार को आदेश देता है, निर्देश देता है कि वो फलाने विषय पर कानून बना करके जनता के व्यक्तित्व के विकास में सहायता करे, और ये गुण हर एक देश के संविधान में नहीं है। चलिए अगले गुण की तरफ चलते हैं। अगला गुण है मौलिक कर्तव्य। तो जैसे मौलिक अधिकार दिया गया उसी तरह से हमारे देश में कुछ मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं देश के नागरिकों के लिए। संविधान के भाग 4 के क में टोटल 11 तरह के मौलिक कर्तव्यों की बात करी गई है कि किस तरह से हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वह राष्ट्रगान का, राष्ट्रीय ध्वज का, इस सब का सम्मान करे, अपने अंदर में राष्ट्रीयता की भावना को हमेशा जगाए रखे। तो ये सब चीज भी हम लोग डिटेल में देखेंगे जब हम लोग संविधान का भाग पढ़ेंगे। अगला गुण है धर्मनिरपेक्षता। ये भी बहुत बड़ी क्वालिटी है क्योंकि हमारे देश में क्या है कि देश का, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है। व्यक्ति का धर्म होगा, राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा। राष्ट्र किसी धर्म विशेष के लिए कोई कदम नहीं उठा सकती। वो एक व्यक्ति के रूप में व्यक्तित्व के विकास के लिए और व्यक्ति के कल्याण के लिए कोई भी कानून बना सकती है, लेकिन किसी कैटेगरी वाइज, कम्युनिटी वाइज ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। अभी किसी देश में देखेंगे, जैसे कुछ दिन पहले आप देखे थे नेपाल अभी तक हिंदू राष्ट्र था, तो वहाँ पे हिंदू के विचारधारा के हिसाब से कानून बनाए जा सकते थे। वहाँ किसी हिंदू केंद्रित विषय को भी सरकार अपने हाथ में ले सकती थी, लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। इसके बाद है सार्वभौम वयस्क मताधिकार, यानी हमारे देश में 18 वर्ष की उम्र के ऊपर के जितने भी लोग हैं उन्हें वोट देने का अधिकार है, और उसमें किसी भी आधार पे कोई भेदभाव नहीं है कि कोई महिला है, कोई पुरुष है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई नीच जाति है, कोई उच्च जाति है, कोई ये धर्म है, कोई वो धर्म है। जब भी 18 वर्ष का उम्र क्रॉस कर गया आदमी तो सभी को वोट देने का अधिकार है। आप कहीं कहीं देखेंगे अभी भी कुछ देशों में ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ भी अगर 18 वर्ष का आयु निर्धारित किया गया है, उसके अलावा भी क्या किया जाता है, तो जो इस आय वर्ग में आएंगे वही वोट कर सकते हैं, जो इतना पढ़ाई किए रहेंगे वही वोट कर सकते हैं। तो इस तरह की वहाँ व्यवस्था है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। 18 वर्ष का उम्र हो गया तो आप अपने इच्छा अनुसार मत दे सकते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड एक चीज़ और आप याद रखें कि इससे पहले हमारे देश में मताधिकार के लिए आयु सीमा थी 21 वर्ष की, और इसे 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा संशोधित करके अब 18 वर्ष कर दिया गया है। ये चीज़ भी आप याद रखें, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। अगला है एकल नागरिकता। तो हमारे देश में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी केंद्र का और राज्य का अलग अलग नागरिकता नहीं होगा। आप अगर अमेरिका को देख ले तो अमेरिका में केंद्र का अलग नागरिकता और राज्य का अलग नागरिकता है। हम किसी स्टेट का निवासी जरूर हो सकते हैं, जैसे कोई यूपी का निवासी है, कोई बिहार का निवासी है, कोई कर्नाटक का निवासी है, लेकिन हमारी नागरिकता एक ही होगी, भारतीय। ये पहले इसमें एक अपवाद था कि जब जम्मू कश्मीर धारा 370 और 35A लागू था उस समय वहाँ का नागरिकता अलग होता था, लेकिन अब वो भी सामान्य हो गया है। अगला है स्वतंत्र निकाय। तो हमारे देश में जो इंडिपेंडेंट बॉडीज है वो भी हमारे संविधान का एक अनोखा गुण है। जैसे आप देख सकते हैं ऑटोनोमस इलेक्शन कमीशन, स्वतंत्र निकाय है चुनाव कराने के लिए, यानी किसी भी सरकार के अधीन उसको रहने का जरूरत नहीं है, कोई सत्ताधारी पार्टी उस पर दबाव नहीं बना सकती, उसे इंडिपेंडेंट बनाया गया है। इसी तरह से आप कैग को देख लीजिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो ऑफिस होता है वो सार्वजनिक धनों का संरक्षण करता है, यानी सरकार के मनमानी धन खर्च के मनमानी को रोकता है, अंकुश लगाता है उस पर। इसी तरह से राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और इस तरह की और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं।
तो ये भी हमारे संविधान की अद्भुत विशेषता है। अगली विशेषता आपातकालीन प्रावधान। हमारे संविधान में जब इमरजेंसी कुछ आता है या फिर मुश्किल की घड़ी आती है, उसके लिए इमरजेंसी प्रोविजंस किए गए हैं। 3 तरह की इमरजेंसी की बात की गई, उसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ और आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इमरजेंसी का जो सबसे प्रमुख गुण होता है वो होता है कि सरकार का जो संघीय प्रारूप है वो एकात्मक में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो अभी संघ को, यानी हर एक स्टेट को अलग अलग पावर है, वो सारा पावर चला जाता है, लेजिस्लेशन से लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन तक का। जैसे अभी आप देखे हो कोरोना संकट के समय, हालांकि इसे इमरजेंसी घोषित नहीं किया गया, लेकिन अगर एक बार केंद्र सरकार लॉकडाउन लगा दी देश में, तो देश के हर एक राज्य में लॉकडाउन लग गया। तो इसी तरह के अगर सशस्त्र विद्रोह या फिर किस किस कारण से इमरजेंसी लगता है, मैं अच्छे से डील किया हूँ उसमें, फिनेंशियल इमरजेंसी को भी, राष्ट्रपति शासन को भी और नेशनल इमरजेंसी को भी, आप वहाँ से देख लेंगे। अगला गुण है त्रिस्तरीय सरकार, और यह जो व्यवस्था है त्रिस्तरीय सरकार की, ये किया गया है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट पे। अब देखते हैं कि सबसे पहले तो सबसे ऊपर केंद्र में सरकार होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट में सरकार होता है, और इसके अलावा हमारा संविधान उससे भी नीचे स्तर पर ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था करती है, और ये सबसे कॉन्सेप्ट है सत्ता के विकेंद्रीकरण पे। तो दोस्तों ये थे सभी हमारे संविधान के इंपॉर्टेंट गुण, और अब आइए कुछ आलोचनाएं भी, उसे भी हम देख लेते हैं। आलोचना तो सबसे पहला आलोचना है उधार का संविधान कहा गया हमारे देश के संविधान को, क्योंकि हमारे देश में मैंने पहले ही बताया कि इसके विदेशी स्रोत बहुत अधिक थे, तो इसके लिए इसे उधार का संविधान कह दिया गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि उधार का संविधान नहीं है, ये विदेशों से प्रोविजन जरूर लिए गए हैं, लेकिन इसमें लेने में अच्छाइयों को लेने में, सीखने में क्या बुराई है। और ऐसे भी हमने विदेशों से डायरेक्ट कृषि प्रोविजन को ले नहीं लिया, बल्कि उसमें जो आवश्यक संशोधन जरूरत थे हमारे देश के परिस्थिति के हिसाब से, उसे हमने करके ही एक्सेप्ट किया है। तो इस तरह से ये क्रिटिसिज्म भी बेसलेस है। अगला है 1935 का कार्बन कॉपी, इसे कार्बन कॉपी कह दिया गया, जबकि 1935 का जो हमारा अधिनियम था, एक तो हमारे देश के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से वो बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। दूसरी बात यह है कि उसमें मैक्सिमम हम लोगों ने जो वहाँ से कॉपी किया वो है एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़, और वो भी हम लोगों ने 1935 के अधिनियम से इसके लिए लिया था कि उस समय हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में वही एडमिनिस्ट्रेटिव का व्यवस्था सबसे अच्छा माना गया था, समझा गया था। तो ये भी आलोचना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ रीजनेबल कॉज थे, तब हम लोगों ने ऐसा किया है। अगला है अभारतीय अथवा भारत विरोधी संविधान। हमारे संविधान को अभारतीय संविधान इसके लिए कहा गया है कि जो संविधान सभा में लोग थे, उसमें जो प्रमुख लोग थे वो लोग बाहर से पढ़ाई करके आए थे, जो अंग्रेजी सभ्यता के हिसाब से पढ़ाई करके आए थे, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ उतना विधि व्यवस्था का बात भी नहीं था, विदेशों में ये सब चीज़ें थी। तो वहाँ से ये लोग सीख करके आए थे, और उन्हीं लोगों की दूरदर्शिता के आधार पर हमारे संविधान को लिखा गया, इसके लिए ऐसा कहा गया। लेकिन उनकी दूरदर्शिता तो ऐसी थी कि जो बाहर से भले ही पढ़ करके आए थे, लेकिन हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में सब कुछ को अप्लाई करके ही वो सारा प्रोविजंस किए। तो इस हिसाब से इस आलोचना का भी उतना वेट नहीं है। एक और आधार पर आलोचना किया गया हमारे संविधान को महाकाय आकार का बोल करके। तो ये तो मैंने पहले ही बताया कि हमारे संविधान को बड़ा होने का कारण है कि हमारे यहाँ विविधता बहुत ज़्यादा है, भौगोलिक स्थिति परिस्थिति भी अन्य देशों से अलग है, और हमने देश के सभी वर्गों, सभी नागरिकों को इस तरह से समाहित किया अपने संविधान में, जो कोई भी संविधान के नियम कानून से अछूता ना रह जाए। तो इसके लिए संविधान थोड़ा बड़ा हो गया, तो ये भी रीजनेबल है, आलोचना का कोई पात्र नहीं है। अगला आलोचना है वकीलों का स्वर्ग, इसे कहा गया। वकीलों का स्वर्ग इसके लिए कहा गया कि हमारे संविधान में जो भाषा का यूज किया गया थोड़ा भारी है, और थोड़ा पहेली टाइप का है, थोड़ा रीडल टाइप का है, कन्फ्यूजिव भाषा है, और एक एक चीज़ के कभी कभी दो दो अर्थ निकलते हैं, अलग अलग भाषा में अपना अपना एक्सप्रेस कर दिया जाता है, और इसके लिए इसे वकीलों का स्वर्ग कह दिया गया है। आलोचकों का कहना था कि यही भाषाई जटिलताओं का ये फायदा उठा करके वकील लोग खूब मजा करेंगे और संवैधानिक गैप का फायदा उठाएंगे। हालांकि ये आलोचना कुछ हद तक सही भी है, लेकिन फिर भी हमारे देश में कम से कम ये तो है कि कोई दोषी छूट भी जाता है, लेकिन कोई निर्दोष को सजा नहीं होती है। तो ये थे आलोचनाएं कुछ हमारे संविधान की, लेकिन आपने ये भी देखा कि विशेषताओं के सामने आलोचनाएं तुच्छ है। मैं उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव्स को भी डील कर लेंगे, ताकि आपको और अच्छे से सारी बातें क्लियर हो जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।